नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपने मिड टर्म का भी जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है क्लास 12th के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है जी, आप सभी को पता है कि भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप सभी को प्रोवाइड कराया गया टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आपको मैंने मैप प्रोवाइड कराया, आपको मैंने कार्टून की वीडियो प्रोवाइड कराया। और आप लोगों को पता है कि जो मैंने आपको जो 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड कराया उसमें से ही लगभग 90% क्वेश्चन उसी में से थे। अगर आप लोग इस बात से अग्री करते हो कि 90% क्वेश्चन जो शॉर्ट, जो 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए थे, तो आप सभी यस लिख देना फायर वाली इमोजी के साथ। यस भैया लिख के जरूर वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तुरंत हम चल रहे हैं अब इस पेपर को सॉल्व करने। देखो, पेपर को सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों को अभी प्री बोर्ड का एग्जाम देना है, आप लोगों को अभी बोर्ड का एग्जाम देना है ना। क्वेश्चन आएंगे मिड टर्म का, ये जो पेपर है इसमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को देख लो, इवनिंग शिफ्ट के हो तो भी देख लो, और जो इवनिंग वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो जाओ, लाइव सेशन लिया था, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी यार ठीक नहीं है, लेकिन देख लेना। ठीक है, इस वीडियो की क्वालिटी एकदम A1 है, कंचा वीडियो है, देखो और समझो। चलो, तो जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब हम सीधा काम की बात करेंगे। अब बीच में नो बकवास, सीधा होगा काम की बात। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों मीडियम के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 12 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि भैया टोटल 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे हमारे पेपर में, है ना। पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित घटना को आपको कालानुक्रम लगाना है, मतलब कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी। तो देखो, न्यायशीता परिषद की स्थापना, स्थगित किया जाना। न्यायशीता परिषद को आपको पता है कब खत्म किया गया था? 1994 में खत्म किया गया था। तो पहली घटना 1994 की हमारे यहाँ पे दे रखी है। लीग ऑफ नेशन का जन्म, तो लीग ऑफ नेशन का जन्म लगभग 1918, यानी कि जो प्रथम वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। 1918 आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भाई कब हुई? 1945 में। ठीक है जी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 18 में जाके खत्म हो गया था। तो इस हिसाब से लगा दो, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा भाई? सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा आपका आखिरी वाला, चौथा आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 1945 वाला, यानी कि आपका तीसरा आ जाएगा। और फिर आपका आ जाएगा पहला, सबसे लास्ट में आपका पहला आ जाएगा, यानी कि चौथा। ठीक है, चौथे के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद आपका, चौथे के बाद दूसरा, उसके बाद आपका है तीसरा, है ना। और उसके बाद फिर सबसे एंड में पहला। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि भाई आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी सही दे रखा है। ठीक है जी, आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1951 से जापान का निम्न में से किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन हो रखा है? जापान का सुरक्षा गठबंधन हो रखा है एक देश के साथ, यानी कि जापान के ऊपर हमला होगा तो वो देश क्या करेगा? उसकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, और वो देश है अमेरिका। ऑप्शन बी आपका क्या था इसमें? सही था भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसे वैश्विक संपदा माना जाएगा? इसमें से कौन सा वैश्विक संपदा है? चारागाह समझते हो, जहां पे पशु चरते हैं, वन्य जीव, है ना, नदियां, धरती का वायुमंडल। तो भाई ये तो भाई वैश्विक संपदा नहीं है ना। नदी जो है उसपे किसी गांव वाले का हक हो सकता है, या किसी जिले का, या किसी शहर का होगा, है ना। पूरे विश्व का थोड़ी नहीं है ना। गंगा नदी पे भाई अमेरिका थोड़ी नहीं आके अपना दावा ठोक सकता है। लेकिन जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो किसी का नहीं है, वैश्विक संपदा है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो वायुमंडल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हो भाई। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप चाहो तो कमेंट में भी बता सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? 1992 में ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर केंद्रित था? मतलब जो ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस मुद्दे पर मेन, इसका मतलब मोटिव क्या था, मेन फोकस किस मुद्दे पे था इस सम्मेलन का? तो आपको पता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ था और विकास से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका क्या सही हो जाएगा? पर्यावरण और विकास आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो जी, मिलान कर देते हैं भाई। अब मिलान कर दो जरा फटाफट। मिलान क्या करना है? देखो, इधर वाले से इधर वाले को मिलाना है ना। यहाँ पे जानकारियां दे रखी है और इधर से देश दे रखा है।
चलो फटाफट मिला देता हूं, बहुत ही आसान था। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण रखने वाला विकासशील देश, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने जनसंख्या पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रखा? तो भैया श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ मिलाओगे। इस देश की खुफिया एजेंसी का नाम ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी, यानी कि ISI। तो भाई पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है ना। दूसरे का किस में चला जाए? बी का किस में चला जाएगा? दूसरे में। ए का बी का चला जाएगा पहले में और ए का आ जाएगा दूसरे में। वह हिमालयी देश जिसने विकास कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक अनुदान भारत से प्राप्त किया। तो भारत सबसे ज्यादा अनुदान किसे देता है? और हिमालयी देश है, मतलब हिमालय से गिरा हुआ है, तो वो है हमारा कौन सा भाई? भूटान। ठीक है जी, भूटान आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो भाई कौन बना था? ये आपका बांग्लादेश बना था। तो इस हिसाब से भाई आप देख लेना, जो भी इस हिसाब से अगर आप लगा के आए हो तो सही हो जाएगा। एक बार मैं बता भी देता हूं, चलो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। एक मिनट, क्या क्या जानकारियां दे रखी थी भाई? देखो, पहले का था आपका दूसरे में, है ना, पहले का था दूसरे में, दूसरे का था पहले में, इस हिसाब से मिला लेंगे हम। एक का था दूसरे में, है ना। रुको मैं बता देता हूँ एक बार। ऑप्शन ये दे रखा है ए, दूसरा 2 बार दे रखा है, ठीक है, पहला भी 2 बार दे रखा है। इसका क्या था? भूटान, है ना। सी का है आपका 4th में, सी का है 4th में, तो एक में ही दे रखा है 4th में भाई। देखो तो ऑप्शन सी, हाँ पकड़ लिया भाई आंसर मैंने, ठीक है। डी का आपका जाएगा 3rd में, ठीक है। ऑप्शन सी आप भाई, ऑप्शन सी क्या है आपका इसमें? सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। थोड़ा सा भाई ब्लर हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सही दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको अभिकथन पढ़ना है कि भाई भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया। बिल्कुल सही बात है भाई। श्रीलंका में हमने क्या किया था? 1987 में शांति सेना भेजा था, लेकिन श्रीलंका की जनता ने इसको पसंद नहीं किया था। बात बिल्कुल सही है। श्रीलंका की जनता ने, कारण क्या दे रखा है कि श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों में ही क्या बात हो रहा है भाई? दोनों में ही हमें श्रीलंका के बारे में देखने को मिल रहा है और श्रीलंका में जो शांति सेना भेजा था उसके बारे में देखने को मिल रहा है, यानी कि रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन ए लगाओगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। और अभिकथन जो है, मतलब कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। लगा दिया होगा तो भाई बिल्कुल सही। जो भी ऑप्शन ए लगा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो जी 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बाप रे, इतना हलवा क्वेश्चन कैसे आ गया भाई? ठीक है, पेपर भाई बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा। हलवा मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे सूजी में पानी वानी मिलाओ, चीनी मिलाओ, उबालो, खदकाओ और खा लो, ऐसा ही पेपर था भाई, ठीक है ना, ऐसा ही पेपर था बिल्कुल। चलो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है भाई? कौन है? कहाँ नाम दे रखा है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ दे रखा है? गुटेरेस जी हमारे ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी में थे। चलो 8वें का देखो, 8वें का निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है? क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है ना, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, 1997 में हुआ था जापान के एक शहर क्योटो में, है ना। तो ये इससे बाद इसमें जो रूल बनाए गए हैं उससे किसको छूट दी गई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें इंडिया है। इंडिया और चाइना जैसे देशों को छूट दी गई थी। इंडिया ऑप्शन में दे रखा है तो इंडिया लगा दिया, चाइना नहीं दे रखा है तो फिर चाइना की बात ही क्या करना, है ना। आ जाओ 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य 1950 से लेकर 60 के दशक में स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर हिंसक संघर्ष हुई थी, है ना। तो यारमुक नदी आपको पता भी था भाई, ये जो पेपर सॉल्व करवाया था सैंपल पेपर उसमें दे रखा था ये क्वेश्चन, है ना। तो यारमुक नदी जो है ना, उसको लेकर, उसके जल बंटवारे को लेकर, जॉर्डन नदी जो है एक, उसके जल के बंटवारे को लेकर हुआ था। तो ये इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए लगा के आए हो, बिल्कुल सही नंबर भाई, सही पूरे नंबर मिलेंगे। एक नंबर का था, 1 नंबर पूरे मिलेंगे, 2 थोड़ी नहीं मिल जाएंगे भाई। चलो आगे आ जाओ, अगला आ जाओ। अगला क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई मिलाते रहो अपना आंसर, ठीक है ना, वो भी देखो और मिलाओ। देखो कथन कारण वाला दे रखा है, तो अभी कथन क्या है कि 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। क्या है ये स्टेटमेंट? बिल्कुल सही दे रखा है ना। अभिकथन क्या है हमारा? अभिकथन क्या है? बिल्कुल सही है। कारण की बात कर लेते हैं, रीजन क्या दे रखा है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आसियान को अधिराज्यीय संगठन बनाना था।
देखो अधिराज्य का मतलब होता है एक बड़ा संगठन बनाना, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश और भी मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत कम देश है और 10 ही देश है इसमें, ठीक है। अधिराज्य संगठन जो है हमारा, आपको पता है यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, आसियान नहीं है। तो यहाँ पे आपका कारण जो है वो गलत है, अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हम जाएंगे कि अभिकथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन सी पे मैं जाऊंगा। बाकी आप लोग क्या लगा के आए हो कमेंट में बता देना, है ना, कमेंट में बता देना, क्योंकि अभिकथन कारण वाले में थोड़ा सा भाई रहता है, थोड़ा सा ना फंस जाते हैं, बच्चे ही फंस जाते हैं, टीचर्स भी फंस जाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई ये सही है, ऑप्शन सी आपका ये वाला सही है। बाकी आप कमेंट में बता देना अगर कुछ और करके आए हो, तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ और करके आए होंगे, मेरे को पता है ये बात, तो वो भी अपना आंसर भी बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कहलाता है। विश्वव्यापी मंच कौन सा है जो कि विरोध करता है नव उदारवाद वैश्वीकरण का, है ना, तो वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। भाई जो भी बच्चे इंडियन सोशल फोरम लगा के आए हैं गलत हो जाएगा भाई, पूरे वैश्विक स्तर पे बोला है। अगर इंडिया की बात होती तो इंडियन सोशल फोरम हो जाता है ना, लेकिन वैश्विक स्तर पे पूछा है तो वर्ल्ड सोशल फोरम आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्या है, 12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व था? बाप रे बाप, बहुत ही टफ क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। मेरे किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, है ना, किसी को नहीं मालूम ना भाई। चलो नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को भी नहीं मालूम इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को भी नहीं मालूम भाई, ठीक है। तो जिस भी महाशय को, जो हमारे होनहार स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर पता है ना भाई, कमेंट में बताओ मेरे को तो नहीं मालूम भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो 12 एमसीक्यू हो गया है। अब आपको क्या करना है, 12 में से कितने एमसीक्यू आप लोग सही करके आए हो मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू आपके सही हुए हैं भाई कमेंट में बताओगे, तब ताकि मेरे को भी तो पता लगे कि हाँ मेरे बच्चे भाई क्या करके आए हैं, क्या तहलका मचा के आए हैं। एमसीक्यू का तो पता चल गया ना कि भाई कितने नंबर, क्योंकि एक जो आंसर है वो है ना, जो ऑप्शन सही है वो है, उसमें कुछ भी काट पीट तो कर नहीं सकते टीचर। तो 12 में से कितने नंबर आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं कमेंट में बताओ। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा तेजी में खींचूंगा वीडियो को, ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनानी है, बस आपको बताता चलूंगा कि किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिखना था। ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको हमारे जो 35 एमसीक्यू 35 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाया था उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि भैया इस पेपर को सॉल्व करके लाओ, तो आप क्या करना, वो वीडियो देख लेना या फिर मेरे से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, और आप क्वेश्चन आंसर और नोट्स दोनों एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई कुछ पेमेंट आपको करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी चीजें दे रखी है और नोट्स वाले फॉर्म में भी दे रखी है। तो वो अगर पीडीएफ आपके पास होगा तो इस बात की गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो और बाकी टेलीग्राम पे आपको कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूं भाई, हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन एक्टिव रहता हूं, बाकी रोज नहीं रहता, ठीक है। तो मैसेज हो सकता है देरी से रिप्लाई दूं मैं मैसेज का, लेकिन दे दूंगा जब भी मैं अगर एक्टिव होऊंगा इंस्टाग्राम पे, तो आपके मैसेज को मैं जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासन काल के दौरान पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के एक के बाद एक गिरने के कोई 2 कारण बताइए, है ना। मतलब कि गोर्बाचेव का सोवियत संघ के विघटन में क्या योगदान रहा था, उसके बारे में आपको बताना था। उन्होंने जो 2 नीतियां चलाई थी, खुलेपन और पुनर्रचना की, उसके बारे में लिख देना था, है ना। फिर जो पार्टी की तरफ से जो आरोप लगा था और जनता की तरफ से जो इनके ऊपर आरोप लगा था वो लिख देना था और आंसर को खत्म कर देना था। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? तो शॉक थेरेपी की वजह से आपको पता है कि रूस का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था चरमरा उठा था और बहुत सारे उद्योग धंधों को औने पौने दामों पे बेचा जा रहा था, है ना। इसी को हम इतिहास का सबसे बड़ा गहरा सेल कह देते हैं। तो ये आपका सही आंसर था। 15वां देखते हैं भाई, 15वां क्या है, भारत और पाकिस्तान में मध्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के किन्हीं 2 क्षेत्रों की पहचान कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संघर्ष हो रहा है? तो भाई कश्मीर का मुद्दा सबसे ऊपर रखो, तिब्बत का मुद्दा था एक, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है। तो ये सारे पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है जी। 16वां क्या है, भारत और नेपाल के मध्य विशेष मधुर संबंधों को उजागर कीजिए। आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हम क्या कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट के हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं,
व्यापार होता है, एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, व्यापार में सहयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिखना था, ठीक है जी। 17वां देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के किन्हीं दो उद्देश्यों की पहचान कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई है, क्या उद्देश्य था? युद्ध को रोकना, शांति व्यवस्था को स्थापित करना, है ना, इसके अलावा महामारियों से बचाव के उपाय करना, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट, देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है 18वां, यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए, इसके किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए, है ना। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, हिंदी में आप अगर इसका फुल फॉर्म लिख के आए हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष होगा, है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का। और इसके कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है, ठीक है। जो छोटे बच्चे मान लो युद्धग्रस्त एरिया में जो बालक है, बच्चे हैं, फंसे हुए हैं, उनको बचाने का काम करती है। तो इस तरीके से आप इसका पॉइंट लिख सकते थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम में समझ लो चीजें। देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, चीन के तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। तो चीन इतनी तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे पॉइंट बता सकते थे। 1978 में क्या किया भाई, पहले 1972 बता सकते थे। चाइना के साथ क्या, अमेरिका के साथ क्या किया चाइना ने, अपने संबंध बनाए। 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी, 1978, है ना, 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। 1982 में क्या कर दिया, खेती का निजीकरण कर दिया। 1998 में क्या कर दिया, उद्योगों का निजीकरण कर दिया। 2001 में क्या हुआ भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। ये सारे पॉइंट ही लिख लेते भाई, इसमें इन्हीं के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकों के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए, ठीक है जी। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, आप क्यों सपोर्ट करेंगे? तो भाई भारत क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए जो मानदंड तय किए गए उसको पूरा करता है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है ना, यहाँ पे सांस्कृतिक विविधताओं की नुमाइंदगी होती है, एक सैन्य शक्ति है भारत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे इसमें, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्या है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है भाई, वैश्वीकरण की वजह से राज्य जो है, सरकारें जो है कमजोर हो रही है, कल्याणकारी नीतियां नहीं बना पा रही है। और दूसरी तरफ वैश्वीकरण की वजह से राज्य जो है वो मजबूत भी हुए हैं, क्योंकि उनके पास अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए क्या है, अब साधन है, मतलब कि प्रौद्योगिकी मौजूद है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण के दो सांस्कृतिक प्रभाव में आप बता सकते हो कि अब जो संस्कृतियां है वो बहुत ज्यादा विशिष्ट हो गई है, एक संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का छाप हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा है ना, तो ये पॉइंट भी लिख सकते थे। 22वां क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 घटक है। पहला घटक सैन्य शक्ति को मजबूत करना, दूसरा घटक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, तीसरा घटक अंदरूनी समस्याओं का समाधान करना, और चौथा घटक क्या है, नियोजित विकास करना। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना था, डिफाइन भी कर देना, मतलब एक्सप्लेन भी कर देना था उन पॉइंट्स को। चलो आगे देखो, वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन के परिणामों का वर्णन कीजिए। भारत के विभाजन का क्या परिणाम था? तो विभाजन का परिणाम क्या हुआ भाई, लोगों का स्थानांतरण हुआ, हिंसक घटनाएं हुई, धर्म के नाम पे मारकाट हुआ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुए, है ना, अनेक वस्तुओं का भी बंटवारा हुआ। तो ये सारे पॉइंट लिखना था। बी में क्या दे रखा है, इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं दो चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भैया क्या क्वेश्चन दे दिया है, क्या हलवा क्वेश्चन दे दिया है ना, मजाक था क्या ये पेपर? मजाक था मेरे ख्याल से। तो भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे रखे हैं तो मेरे को लग रहा है कि भाई बिल्कुल मजाक ही था, मजाक करके आए हो तुम लोग पेपर में, बिल्कुल, है ना। एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से दमदार नहीं मिला अभी तक भाई, मेरे को एक भी क्वेश्चन दमदार नहीं मिला, सारे बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन अभी तक। 3 चुनौतियां थी, एकता स्थापित करने की, लोकतंत्र स्थापित करने की और नियोजित विकास करने की। तो 2 पॉइंट आपको लिखना था, और 2 पॉइंट अगर लिख लो तो उसको एक्सप्लेन भी करना था, ठीक है। सिर्फ हेडिंग बना के आ जाओगे तो नंबर कट जाएंगे भाई। देखो यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ खुद पढ़ो, सीधा आंसर बता देता हूँ फटाफट। बहुत आसान पैराग्राफ था, बहुत ही आसान। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो भाई चाइना को नहीं माना जाता, है ना। दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतंत्र और सैन्य शासन का मिला जुला अनुभव रहा है? तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है
उसके हिसाब से पाकिस्तान में आपको पता है कि भाई कभी सेना का शासन तो कभी लोकतंत्र। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही था। चलो आगे देखो, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो भाई श्रीलंका था। श्रीलंका ने सबसे पहले उदारीकरण की नीति अपनाई थी, है ना जी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या बोलूं, चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र के किस देश में राजा के समर्थकों और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष भाई लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हुआ था। और किस देश में हुआ था? नेपाल में हुआ था। श्रीलंका मत लगा देना भाई, श्रीलंका मत लगाना, नेपाल में हुआ था ये। ठीक है जी, नेपाल में हुआ था। श्रीलंका में तो जातीय संघर्ष हुआ था ना, है ना। वीडियो बंद तो नहीं हो गया यार? बैटरी कम है भाई, कभी भी फोन बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं तेजी में बना रहा हूँ। ठीक है, तेजी में थोड़ा समझा रहा हूँ आप लोगों को, वैसे समझ में तो आ रहा होगा यार, इसमें समझ। ठीक है, देखो मैप आ गया था आपके पास। मैप में देखते हैं वह राज्य जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो भाई कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, आपका ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है जी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जो चिन्ह दे रखा है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वह राज्य जिसका संबंध स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफी अहमद किदवई से था। तो रफी अहमद किदवई जो थे, इनका संबंध कहां से था भाई? यूपी से था। ठीक है जी, यूपी से। डी ऑप्शन, मतलब डी लगाना था यहाँ पे संबंधित अक्षर में और यूपी लिखना था। बिल्कुल सही बच्चा करके आया है। ठीक है, उसके बाद है 1957 में इस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी। तो गठबंधन की सरकार आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कहां बनी थी भैया, कहां बनी थी? ये केरल में बनी थी। ठीक है, तो संबंधित अक्षर आपका क्या हो जाएगा भाई? केरल हो जाएगा, है ना। मतलब संबंधित अक्षर ए था, ए दे रखा था, ए लिखना था और इधर केरल लिखना था। बिल्कुल सही है। अगला क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर से संबंधित राज्य। तो राजकुमारी अमृता कौर से संबंधित राज्य जो था पंजाब है। ठीक है जी, पंजाब। तो पंजाब लगा के आए हो, बिल्कुल सही है। चलो आगे आ जाओ। अब कार्टून देखो यार, कार्टून में अगर बताऊं इस कार्टून के बारे में, तो मैंने वैसे तो भाई आप सभी को पता है कि जो कार्टून में मैंने जो 14-15 कार्टून आपको प्रोवाइड कराया था उसमें से नहीं है, लेकिन आपको याद होगा याद अगर वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो मैंने बोला था कि भाई वो टाइटैनिक वाला जो चित्र है ना उसको जरूर देख के जाना। वो वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया था और सेम टू सेम आ गया भाई, देखो। ठीक है, तो ये मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं, आपका बताया हुआ कार्टून आया नहीं, ये मत कह देना। ठीक है ना, ये टाइटैनिक वाला मैंने बोला था कि इसको करके जरूर जाना और आ गया। देखो तो कार्टून में दिखाए गए सितारों का घेरा किस बात का प्रतीक है? देखो 12 यूरोपीय संघ के झंडे में आपको ना 12 सितारे देखने को मिल जाएगा, जो कि एकता और कहीं ना कहीं मेल मिलाप का प्रतीक है यूरोपीय देशों का, है ना। यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश का नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस है भाई, है ना। फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो फ्रांस लिख क्या है, बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दर्शाया गया है? तो देखो इन्होंने 2003 में क्या किया था, संविधान बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकामयाब रही। जैसे कि टाइटैनिक को ये लेके चला जा रहा था कि भाई ये कभी डूब नहीं सकता है, लेकिन ये डूब गया, है ना। ऐसे ही यूरोपीय देश ये सोच रहे थे कि भाई वो हमेशा हर नीति पे कारगर ढंग से काम कर पाएंगे, अपना संविधान भी बना पाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए, असफल रहे। उसी चीज को इंडिकेट करता है कार्टून। ठीक है, चलो जी, अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम फटाफट करेंगे और उसके बाद आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, आसान और बिल्कुल हलवा। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के पतन के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। बाप रे, कितना आसान क्वेश्चन है ना। क्या हो गया? रूस का दबदबा था, बोलने की आजादी नहीं थी लोगों को वहां पे, है ना। संसाधनों का गलत प्रयोग किया था भाई सोवियत संघ ने। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। 4 पॉइंट बता दिए है, बाकी आपको पता ही होगा, लिख लेना। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब इसी में ऑप्शन बी में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा था कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 विशेषता। तो भाई ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की। इसके अलावा सभी को रोजगार मिला हुआ था, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पिन से लेके कार तक सभी चीजें सोवियत संघ में बन जाती थी। तो ये सारे पॉइंट लिखने थे। अगला देखो, महामारियां मानव की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही ऐसी चुनौतियों पर विजय प्राप्त हो सकता है। तो महामारी भाई पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि अभी कोविड-19 का एग्जांपल दे सकते थे ना, कोरोना वायरस का एग्जांपल दे सकते थे।
कि कोई एक देश अपने बलबूते पे इस महामारी को नहीं रोक सकता था। पूरी दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन के माध्यम से, है ना, इस पे कंट्रोल पाया गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके बता सकते थे। देखो बी में क्या दे रखा है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में विश्वास बहाली की प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न देशों के बीच हिंसा को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। देखो विश्वास की बहाली का मतलब ये होता है कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान दो देश है, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों देश क्या करेंगे, अपने सारे सैन्य ठिकानों के बारे में बता देंगे, अपने पास कितनी हथियारें हैं, कितनी सैनिकों की संख्या है, सारी चीजें एक दूसरे को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा, विश्वास बनेगा, और इससे क्या होगा कि भाई ये दोनों देश एक दूसरे को विश्वास करेंगे तो युद्ध की कोई संभावना बनेगी नहीं, है ना। अगर शंका की दृष्टि से देखेंगे तब युद्ध की संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देख के इसका आंसर लिखना था, थोड़ा सा लेंदी बनाना था भाई आंसर को, ठीक है। अगला देखो 29वां क्या है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित उठाए गए वैश्विक प्रयासों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा में आप किस प्रकार सहयोग और योगदान दे सकते हैं। पहले तो भाई 3 पॉइंट तो लिखने थे कि भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हो जाए, चाहे बिजली अधिनियम हो जाए, है ना, चाहे बायोडीजल की जो परियोजना चलाई जा रही है, चाहे गैसों गाड़ियों के लिए जो सीएनजी जो गैस है उसका इस्तेमाल कंपलसरी कर दिया है। तो वो सारे पॉइंट लिखने थे। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप अपने क्या लॉजिक दे सकते हो, अपने क्या योगदान दे सकते हो, वो पॉइंट लिख देना था, बस खत्म, ठीक है। इसी में अथवा में क्या दे रखा है कि वैश्विक राजनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। संसाधनों की भू राजनीति को यह किस प्रकार प्रभावित करता है। तो तेल संसाधन कितना महत्वपूर्ण है ना। थोड़ा सा आपको जो मध्य एशिया के देश है, इराक, ईरान, वहां के बारे में बताना था। वहां पे तेल को लेके जो भी संघर्ष हुए हैं, किस तरीके से अमेरिका जैसे देश जो है वो वहां आंखें गड़ाए खड़े रहते हैं कि कब मौका मिले और वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो सारे उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स इसमें लिख देना था, ठीक है। वैसे ऊपर वाला ज्यादा आसान था भाई, ये वाला ज्यादा आसान था। जो बच्चे ऊपर वाला करके आए हैं नंबर मिल जाएगा उनको, ऊपर वाला ज्यादा आसान था भाई, ठीक है। चलो अगला देखो 30वां क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, इस आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना इसलिए की गई ताकि ये आयोग क्या काम कर सके, राज्यों के गठन की पूरी जिम्मेदारी उठा सके और राज्यों का गठन सही तरीके से भारत में हो सके, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी, तो भाई देखो आयोग ने कहा कि हमें जो भारत में जो राज्य बनाने हैं वो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा। जब इसने अपनी 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ तब तक हमारे भारत में आपको पता है कि 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बन चुके थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। अगला देखो अथवा में क्या दे रखा है, भारतीय, देखो मैं ज्यादा पूरा आंसर नहीं बता रहा हूं, बस हिंट देता हुआ चल रहा हूं कि क्या क्या आपको लिखना था, है ना। पूरा एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल नहीं बता रहा, उसके लिए आप पीडीएफ जाके देख सकते हैं। हमारा पीडीएफ में आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएगा, वीडियो देख लो भाई, चैप्टर की वीडियो। ठीक है, भारतीय संघ के साथ रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका का वर्णन कीजिए। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। सरदार पटेल ने किस तरीके से भूमिका निभाई थी, जो 565 रजवाड़े में हमारा भारत बटा हुआ था, बहुत सारे रजवाड़े के राजा भारतीय संघ से अलग होना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी जो राजा थे रजवाड़े के, उनसे किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, सहमति का जो विलय पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करवाया। थोड़ा सा आपको हैदराबाद का एग्जाम्पल दे देना था, थोड़ा सा आपको मणिपुर का एग्जाम्पल दे देना था, और इस तरीके से आपको आंसर को कंप्लीट कर देना था। नॉन स्टॉप बोला भाई आधे घंटे, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुका हूं, और अब थक चुका हूं मैं, और आपका पेपर भी खत्म हो चुका है। जो सॉल्व करवाना था करवा दिया है, नहीं तो अभी आप दबा के कमेंट कर रहे होते भैया जल्दी सॉल्व करवाओ, जल्दी सॉल्व करवाओ। चलो भाई ये काम तो हो गया हमारा, है ना। चलो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि आपके दोस्त भी अपने मार्क्स को चेक कर सके, कितने सही करके आए हैं, कितने गलत करके आए हैं। और इसी तरीके से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। अगले एग्जाम के लिए, अगले एग्जाम की मैं बात करूं तो 12th क्लास का आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। इको की वीडियो भी बनना शुरू हो जाएगा। प्रशांत भैया नए टीचर हैं आप सभी के इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो भी अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे आप सभी के लिए, तो उसकी तैयारी करें आप सभी। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।